हे गाइस, माहौल सरकार, एनीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग। सरकार, रिवीजन चल रहा है चैप्टर नंबर 14 पे, अगर हम आ गए हैं रिफंड्स अंडर जीएसटी। रिफंड्स अंडर जीएसटी कब कब मिलता है सर? सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं, रिफंड कब कब मिलता है सर? सबसे पहली बात, अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई किया। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, डिटेल में बात करेंगे, पर अभी जो काम की बात है वो बता रहा हूं मैं आपको। जीरो रेटेड सप्लाई सर, दो ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड। सेकंड ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये जीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है। यहां पर दो ऑप्शन है, या तो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो या जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो उस पे आप आईजीएसटी पे कर दो, बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। तो इस पे आईजीएसटी पे कर दो और जो आईजीएसटी आपने पे किया उसका क्या ले लीजिए आप? रिफंड ले लीजिए। सेकंड ऑप्शन सर, आपने एक्सपोर्ट करने से पहले, मतलब जीरो रेट सप्लाई करने से पहले ही बॉन्ड या एलयूटी अगर साइन कर दिया है, तो ऐसे केस में यू कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। पर ऐसे केस में भले आपके आउटपुट गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का आपको आईटीसी मिलेगा। एंड अगर वो आईटीसी का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ दैट अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? पक्का बच्चा? अच्छा, ध्यान रखना इसमें, अगर आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो इस केस में, तो ऐसे केस में जो गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किए वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए लायबल नहीं होने चाहिए। मतलब उन पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही, मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, इसलिए उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेबल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, सरकार, अगर आपने ऑलरेडी सीजीएसटी का ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है या आपने आईजीएसटी का ऑलरेडी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, तो यहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पर हाँ, एनीवेज मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया है और ड्रॉबैक की बात करूं, कस्टम्स एक्ट सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 74, जो गुड्स इंपोर्ट किया वो एज इट इज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां तो सारी कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग जीएसटी का आपको ड्रॉबैक मिलता है। पर अगर आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो सर, उसको यूज करके आपने कोई गुड्स आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर किया और फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे सेक्शन नंबर 75 में अगर आप ड्रॉबैक ले रहे हो तो वहां पे तो वैसे भी कस्टम ड्यूटी का ही ड्रॉबैक मिलता है सर, जीएसटी का ड्रॉबैक वहां पे नहीं मिलता। तो जीएसटी का तो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सरकार, अब कौन कौन से केस में रिफंड मिलता है? अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे आपके इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस। तो ऐसे केस में अगर आपके पास एक्सेस आईटीसी बचता है इनपुट्स का, देन यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ दैट एक्सेस बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट्स। डिटेल में बात करेंगे दोनों के बारे में आगे जाके। ओके, नेक्स्ट आ रहा है क्या? डिम्ड एक्सपोर्ट। अगर आपने 4 सप्लाई सर सेक्शन नंबर 147 में 4 सप्लाई नोटिफाई करी हुई है, वो 4 ट्रांजेक्शन डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने वो सप्लाई किया है तो ऐसे केस में वहां पे जीएसटी लगता है और वहां पे दो ऑप्शन है, या तो सप्लायर उसका रिफंड क्लेम कर ले या फिर रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर ले। और जो भी पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है वो दूसरे पर्सन से क्या लेगा? डिक्लेरेशन लेगा कि वो पर्सन रिफंड क्लेम नहीं कर रहा। पता पड़ा दोनों ने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। ओके सरकार, फिर पॉइंट नंबर 4 कहता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज योर ई वॉलेट, तो ऐसे केस में उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। देन रिफंड वाउचर, अगर आपने किसी से भी एडवांस लिया था, एडवांस पे आपने टैक्स पे कर दिया और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से कैंसिल हो गया, और सर्विसेज के केस में आपने अगर उसको रिफंड किया, तो सर सर्विसेज के केस में एडवांस पे टैक्स पे क्या होगा? रिफंड करोगे तो रिफंड पे जो टैक्स बनता है उतना आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा। देन अगर आपने कोई भी टैक्स जो रॉन्गली सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, जबकि क्या पे करना था? आईजीएसटी। क्लियर? तो सीजीएसटी एसजीएसटी का आपको रिफंड मिलेगा और आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम केस विद द वाइस वर्सा। देन अगर आप एक फॉरेन टूरिस्ट हो जो इंडिया से बाहर जा रहे हो, जो गुड्स लेके बाहर जा रहा है, तो उसने जो इंडिया से गुड्स परचेस करी होगी उस पर आईजीएसटी पे किया होगा, उसका कस्टम पोर्ट पे उसको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। सर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें आपने अपील लगाई थी और उसमें जजमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया, डिक्री आ गई जो आपके फेवर में है, तो जो टैक्स आपने पे किया वो आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। देन अगर आपकी गुड्स का या सर्विसेज का प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, एंड प्रोविजनल असेसमेंट होने के बाद सर उसका जो फाइनल असेसमेंट हुआ वो लेसर अमाउंट पे हुआ, तो जो आपने प्रोविजनल बेस पे टैक्स पे किया था, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स, आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। देन अगर आप यूनाइटेड नेशन की बॉडीज हो या फॉरेन एम्बेसी एक्सेट्रा हो तो ऐसे केस में जो भी इनवर्ट सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया उसका आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। याद है? यूआईएन होल्डर्स। ओके, दीज आर द केसेस जहां आपको रिफंड मिलता है। अब कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्या सिस्टम है, डिटेल में बात करें हम। सबसे पहली बात, टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड कैन बी क्लेम्ड। 2 साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द रिलेवेंट डेट विद इन 2 ईयर्स। 2 साल बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ओके सर, अगर आप अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड क्लेम करो, भले वो जीरो रेट सप्लाई में करो या सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में करो, आप क्या कर सकते हो? वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, जिस टैक्स पीरियड में आपने आईटीसी अवेल किया है, वो टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद कभी भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, विद इन 2 ईयर्स। सर नेक्स्ट एक और सर्कुलर आया था, बंचिंग और रिफंड क्लेम। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर मंथ का या हर क्वार्टर का एक रिफंड क्लेम एक साथ ही फाइल करें। आप चाहे तो मल्टीपल मंथ, मल्टीपल
क्वार्टर्स का रिफंड एक साथ क्लेम कर सकते हो बंच करके। अच्छा, ये जो मल्टीपल मंथ या मल्टीपल क्वार्टर्स या जो भी पीरियड आप जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, इट मे बी फॉर वन फाइनेंशियल ईयर और वन और मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीने का रिफंड क्लेम करना, यू कैन क्लेम द रिफंड एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ओके सर, ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर तक में भी आपके पीरियड्स स्प्रेड हो सकते हैं और रिफंड क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल ईयर वाइज जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दी गई है। देन डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग द रिफंड क्लेम। सर क्या डॉक्यूमेंट? 2 तरह के डॉक्यूमेंट हमेशा रिफंड के लिए आपको फाइल करने रहेंगे। सबसे पहली बात कि भाई आपके केस में रिफंड बनता है, जो आपने टैक्स पे किया उसका रिफंड बनता है। सेकंड, रिफंड बनता तो है, वो आपको ही बनता है, मतलब यू हैव टू प्रूव दैट यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये प्रिजम्पशन लिया है गवर्नमेंट ने कि बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज पास्ड ऑन टू दी कस्टमर, और कस्टमर को अगर बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन हो गया है तो कस्टमर को रिफंड मिलेगा। पर कस्टमर ने भी अगर आगे पास ऑन कर दिया और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर ने अगर वो बर्डन बोन किया है तो सर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो जिस पर्सन ने बर्डन बोन किया वो रिफंड के लिए आएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मैंने बर्डन बोन किया, मेरे को रिफंड दो। और अगर रिफंड का अमाउंट इज मोर देन ₹2 लाख तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक या कॉस्ट अकाउंटेंट का आपको एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा कि या साहब इसने बर्डन बोन किया है, इसने बर्डन आगे शिफ्ट नहीं किया है। क्लियर सरकार? देन ऑर्डर ऑफ रिफंड। सबसे पहली बात सर, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि विद इन 60 डेज 60 डेज में एसएससी को रिफंड मिल जाना चाहिए। और हाँ, रिफंड मिल गया एसएससी को कब पता पड़ेगा? जब उसके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया है तब माना जाता है रिफंड मिल गया है। इसलिए डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 45 डेज के अंदर रिफंड ऑर्डर पास कर देना, सो दैट 60 डेज के अंदर उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। क्लियर? क्योंकि 61st डे से क्या लगने वाला है? इंटरेस्ट लगने वाला है डिपार्टमेंट को। ओके, इसलिए 60 डेज का टाइम दिया है। सेकंड थिंग सर, ध्यान दीजिएगा बेटा, आप जब भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट ये एनालाइज करेगा, पहले जो ऑफिसर है वो चेक करेगा कि आपने जिस टैक्स का रिफंड के लिए अप्लाई किया, वो जो टैक्स आपने पे किया वो क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया था या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पे किया या कुछ अमाउंट दोनों से पे किया। तो सर वो देखेगा किसके थ्रू आपने पे किया, तो जितना अमाउंट जिसके थ्रू पे किया था उतना ही प्रोपोर्शनेट जब रिफंड वो देगा सर, तो उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में रेस्पेक्टिवली ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं पूरा अमाउंट कैश लेजर में आपको ट्रांसफर कर दे बेटा। हाँ है ना बच्चों? माहौल अच्छा ध्यान रखना बेटा, CGST हो या SGST हो, सर पहले क्या होता था, CGST का रिफंड CGST वाले दे रहे थे, SGST का रिफंड SGST वाले प्रोसेस कर रहे थे, बहुत डिले हो रहा था। इसलिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू करके बोल दिया कि अगर आपकी फाइल, आपका जुरिस्डिक्शन CGST वाला है तो जो ऑफिसर CGST का आपका रिफंड प्रोसेस कर रहा है वही SGST का भी रिफंड प्रोसेस कर देगा, वही ऑर्डर पास कर देगा SGST के लिए भी। और सेम इज द केस विद द SGST ऑल्सो बेटा। क्लियर? तो अकॉर्डिंगली आपका डिस्बर्सल जो है वो फास्ट हो जाएगा। अच्छा, जब भी रिफंड ऑर्डर मिलता है सरकार, उसके बाद वो रिफंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है एंड देन आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाता है बेटा। ओके, 60 डेज का टाइम है इसके लिए सब कुछ बेटा। ओके सर, ध्यान देना बेटा, सबसे पहली बात, अगर जब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिफंड के डॉक्यूमेंट तो प्रूव करने पड़ेंगे कि हाँ भाई हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया और हमारे को रिफंड बनता है और हमने बर्डन बोन किया है। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट आपको CA का अटैच करना पड़ेगा कि कोस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि साहब 2 लाख से ऊपर अगर अमाउंट है तो रिफंड आपने ही बर्डन बोन किया, उसका रिफंड आपको मिलेगा। ओके सर, अब अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है, क्या किया बेटा आपने? जीरो रेटेड सप्लाई किया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने देखो नॉर्मली क्या बोला है, 60 दिन में हम रिफंड देंगे, पर सिंस जीरो रेटेड सप्लाई को प्रमोट करना है इसलिए गवर्नमेंट बोल दिया 90% ऑफ द अमाउंट हम प्रोविजनल बेस पे रिफंड कर देंगे। हाँ, प्रोविजनल के बेस पे अगर आप रिफंड दे रहे हो, डिपार्टमेंट रिफंड दे रहा है आपको, तो वहां पे ध्यान रखना, अगर कोई ITC आपने प्रोविजनल बेस पे लिए तो उसको हटा देंगे, बाकी के अमाउंट का जो फाइनल हो गया ITC, और ITC का अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो जो फाइनली आपने ITC क्लेम किया और फाइनली आपको ITC मिला है, सरकार को सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है, उसका आपको 90% रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो क्रेडिट आपने प्रोविजनल बेस पे लिया उसका ऑब्वियसली रिफंड नहीं मिलेगा, वो एक बार फाइनलाइज होगी उसके बाद रिफंड मिलेगा। ओके, वैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आजकल रिफंड का सिस्टम बहुत स्मूथ हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है, 90% छोड़ो 100% रिफंड ही वो जल्दी दे देते हैं एक्सपोर्ट के केस में तो। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ध्यान दीजिएगा बड़ा, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, सिंपल सी बात, रिफंड पैसा सर, रिफंड के केस में आपको पता है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, GST, तो सर बर्डन जिसने बोन किया है उसी को रिफंड मिलना चाहिए, बर्डन किसी और ने बोन किया, रिफंड किसी और को मिल जाएगा, बड़ा अनजस्ट हो जाएगा बेटा ये। इसलिए सर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है रिफंड शुड बी अलाउड टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी। सर जो रिफंडेबल अमाउंट है उसका बर्डन जिसने बोन किया उसी को रिफंड मिलेगा। पर हाँ सर, गवर्नमेंट ने प्रिजम्पशन लिया है कि बर्डन इज ऑलवेज शिफ्टेड टू दी कस्टमर, और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर ही बर्डन बोन करता है, और एंड कंज्यूमर नॉर्मली कभी रिफंड लेने के लिए नहीं आता है। इसलिए जो भी अमाउंट रिफंड का बनता है इनडायरेक्ट टैक्स में, दैट इज क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। क्लियर? पर
अगर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट ने ये 6 केसेस लिख रखे हैं कि दीज आर दी 6 एक्सेप्शंस जहां पर हम आपको रिफंड अलाउ करेंगे, वहां पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। फर्स्ट, अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करा है और ऐसे केस में आपने उस पर आईजीएसटी पे किया या इनपुट सर्विस पे आपने टैक्स पे किया था, जिसका आपने आईटीसी लिया और उसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। सेकंड, अनयूटिलाइज आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेट सप्लाई या फिर एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको रिफंड मिलेगा। देन सर, रिफंड वाउचर आपने इशू किया, एडवांस आया था, आपने रिसीट वाउचर इशू किया, आपने सर्विसेज के केस में टैक्स पे कर दिया था, अब कस्टमर रिफंड मांग रहा है, आप उसको रिफंड दे रहे हो, तो अलोंग द टैक्स उसको रिफंड दोगे, जितना अमाउंट आपने उसको रिफंड किया उतना अमाउंट का टैक्स आपको रिफंड मिल जाएगा। आपने सर गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी या वाइस वर्सा, तो सर जो आपने गलत टैक्स पे किया उसका आपको रिफंड मिलेगा और सही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। क्लियर? देन एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट, अगर कस्टमर ने, सर आप मान लो एप्लीकेंट हो और आपने ये प्रूव कर दिया कि यू हैड नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ दिस टैक्स टू दी कस्टमर या एनीबडी एल्स, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। या आप खुद कस्टमर हो और आपने परचेस पे टैक्स पे किया और ऐसे केस में आपने प्रूव कर दिया कि भाई मैंने बर्डन बोन किया, मैंने आगे शिफ्ट नहीं किया, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई कर सकती है कुछ लोगों को और बोल सकती है इन लोगों को तो रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्री डिटरमाइन किया हुआ कि ये लोग सब बर्डन शिफ्ट नहीं करते हैं। क्लियर? गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ। ओके, माहौल, ये दीज आर द 6 केसेस जिसको मानते हैं एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इन केस ऑफ जीएसटी या रिफंड मिलता है। देन सर, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपको बताया उनको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ती है। और हाँ सर, अब मान लो उन्होंने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो पे करी है उसको उनके रिटर्न जब फाइल करेंगे उनकी एक्चुअल लायबिलिटी से कंपेयर करेंगे और वहां से वो एडवांस अमाउंट जो उन्होंने पे किया उसको एडजस्ट करेंगे। पर अगर उन्होंने एडवांस अमाउंट जो पे किया वो एक्स्ट्रा पे कर दिया तो ऐसे केस में उनको रिफंड मिलेगा। पर कब? अगर उनका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है एंड उन्होंने अगर पूरा अपना टैक्स वगैरह जो भी था लायबिलिटी वो पे कर दिया है एंड पूरा लायबिलिटी पे हो गया उनका एंड उन्होंने रिटर्न सबमिट कर दी है और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो बचा हुआ था उसका वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, उनको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। देन विथ होल्डिंग ऑफ द रिफंड क्लेम, अगर गवर्नमेंट के पास सर कमिश्नर के पास पावर है कि मान लो आपका रिफंड बनता है पर अगर आपका कोई मैटर पेंडिंग है अपील में या किसी और प्रोसीडिंग में जहां पे डिपार्टमेंट को लगता है कि सर इसका पैसा डूब जाएगा, अगर इसको हमने अभी रिफंड दे दिया तो बाद में जो इससे रिकवरी आएगी वो हमसे रिकवरी ना हो पाएगी, तो वहां से इतना अमाउंट पहले ही विथ होल्ड कर दो। क्लियर सरकार? देन मिनिमम रिफंड अमाउंट सर 1000 रुपये, यानी ना लेस देन ₹1000 हुआ तो नहीं मिलेगा। सरकार 1000 हुआ, एग्जैक्ट 1000 तो रिफंड मिल जाएगा, 999 हुआ तो रिफंड नहीं मिलेगा। लेस देन ₹1000 तो रिफंड के लिए अप्लाई मत करना, डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा आपका रिफंड। देन रिफंड ऑफ आईटीसी, 2 केस में रिफंड मिलता है आईटीसी का। फर्स्ट, accumulated ITC in case of zero rated supply without payment of tax or under the cover of a bond या LUT. Clear? Second, सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस, तो ऐसे केस में एक्सेस आईटीसी अगर बचा है इनपुट्स का तो उसका आपको रिफंड मिलेगा। ध्यान देना बेटा, वैसे इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में बात करने वाले हैं पर अभी बताता हूं आपको, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का रिफंड मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में केवल इनपुट्स के एक्सेस आईटीसी बैलेंस का, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिलता है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके सरकार? अच्छा, आपके आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस, सर मैं बात कर रहा हूं किसकी? जीरो रेटेड सप्लाई में। जीरो रेटेड सप्लाई में आपके गुड्स या सर्विस एग्जेम्प्ट भी है तो भी उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं और आईटीसी मिलता है इनपुट इनपुट सर्विस का, उसका आप रिफंड ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो और आपके आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द रिफंड एट ऑल, क्योंकि वहां आईटीसी अवेल ही नहीं होता है। देन अगर आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो ऐसे केस में रिफंड नहीं मिलेगा आपको सर। एंड अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉबैक या रिफंड ऑफ आईजीएसटी क्लेम कर लिया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द रिफंड ऑफ आईटीसी। ओके सरकार? अब एक सर्कुलर आया जिसने बोला आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो, सर ध्यान देना आईटीसी का आपको रिफंड मिलेगा पर ध्यान देना वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में आनी चाहिए। मतलब सर सिंस रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 ने कहा है कि आपके जीएसटीआर 2A में आईटीसी आएगा, उसी का आप आईटीसी ले सकते हो और प्रोविजनल बेस पे मैक्सिमम 5% क्रेडिट ले सकते हो। पर ध्यान रखना सर इस सर्कुलर ने बोला आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो रिफंड उसी का मिलेगा जो जीएसटीआर 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पर हाँ सर कुछ आईटीसी से हमने सर्कुलर पढ़ा हुआ आईटीसी के अंदर भी रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 के लिए सर्कुलर आया था, उसमें हमने पढ़ा था कि सर जो रेस्ट्रिक्शन है रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 की प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट लेने की, दैट इज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेस जो जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्निश होते हैं सर अंडर सेक्शन 37, उन्हीं पे रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 का रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है। पर
जो आपने इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट खुद लायबल है, खुद पे टैक्स इनवॉइस इशू करिए, खुद ही क्रेडिट लगे, खुद ही रिफंड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, आईएसडी इनवॉइस या फिर इंपोर्ट पे आपने टैक्स पे किया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम पे किया, उसके साथ में आईजीएसटी पे किया, उसका आपने क्रेडिट लिया, आप रिफंड लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग ये टैक्सेस आपके 2A में नहीं भी आ रहे तो भी आपको क्रेडिट मिलती है और उसका आप रिफंड ले सकते हो, उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। ओके माहौल सरकार। देन रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वापस से सुनना बेटा सर देखो इस चैप्टर के अंदर दो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीरो रेट सप्लाई। उसमें से एक आ रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा इसका मतलब ये नहीं दूसरे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है सर, पहली बात तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलेंगे किसको, जहां पर आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विसेज हो, पर उस पे जो रेट ऑफ टैक्स है उसको अगर हम कंपेयर करें इनपुट से, सॉरी आई रिपीट, केवल इनपुट से कंपेयर करना है, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स से नहीं, इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस, तो आप सप्लायर ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करना केवल इनपुट से। इफ इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विसेज, तो ऐसे केस में उस रेट ऑफ टैक्स के डिफरेंस की वजह से अगर आपके पास एक्सेस आईटीसी बैलेंस रह जाता है तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी जो आपको पास पड़ा है इनपुट का, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया है इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का कोई रोल नहीं है इस रूल के लिए। सेकंड, अगर आपके परचेज पर मान लो आपने ये मोबाइल फोन परचेज किया था आपने, इस पर परचेज पर रेट ऑफ टैक्स था 18%, पर मान लो ये स्टॉक आपके पास पड़ा है और कुछ टाइम बाद रेट ऑफ टैक्स कम हो गया और वो हो गया 12%, अब जब मोबाइल को बेचोगे तब रेट ऑफ टैक्स कितना है 12%, तो सर आपके सेल पे लायबिलिटी कम है, परचेज पे आईटीसी ज्यादा था, तो ये दिस केस इज नॉट एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा, ये भी सर्कुलर था, ये सर्कुलर ये रहा बेटा। ओके सरकार, एक और सर्कुलर ने बात कही ये वाला कि सर इनपुट्स, मान लो मेरे को 10 तरह के इनपुट काम आते हैं, कुछ पे रेट है 28%, कुछ पे 18, कुछ पे 12, कुछ पे है 5, कुछ पे 0, और मेरा जो आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस है उस पर रेट ऑफ टैक्स है कितना 18%। क्लियर, अब मेरा केवल एक या दो इनपुट ऐसा था जिस पर रेट ऑफ टैक्स था 28%, विच वाज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन माय आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस। क्लियर, तो माय केस इज एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये। सेकंड केस, सर अब जब मैं इनपुट्स पे टैक्स का कैलकुलेशन करूंगा तो सारे इनपुट कंसीडर करूंगा, भले उस पर रेट ऑफ टैक्स 28 था, 18 था, 12 था, 5 था, 0 था। क्लियर, सारे इनपुट्स पे जो टैक्स 0 तो ऑब्वियसली हटा, सर सारे इनपुट पे जो टैक्स पे किया सबको एक साथ लूंगा और उसको कंपेयर करूंगा मैं आउटपुट टैक्स पे मेरी लायबिलिटी कितनी है एंड अकॉर्डिंगली मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ओके सर, अब मैं रिफंड की बात कर रहा हूं कि रिफंड कितना मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। सबसे पहली बात सर, आपका केस अगर एलिजिबल है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए तो आप सबसे पहली बात इनपुट पे कितना क्रेडिट लिया फॉर द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में कितना इनपुट्स पे आपने क्रेडिट क्लेम किया है। ओके प्लस अब आपको देखना है क्या आउटपुट टैक्स आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कितना लायबिलिटी आ रही है। क्लियर, उसको आप आईटीसी यूज करेंगे इनपुट्स का बेटा, जो बैलेंस बच गया है उसका आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर सर सिचुएशन कब आएगी जब आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस मोर देन 1 है, जिस पर सर मान लो एक गुड्स है जिस पर रेट है कितना 12%, एक भी कितना है 18% मान लो। अब सर सारे इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स है मान लो आपका 18%। ओके, तो सर सिंस एक गुड्स आउटपुट गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स है आपके कितना 12%, सो दिस गुड्स इज एलिजिबल फॉर व्हाट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। पर दूसरा जो गुड्स है या दूसरी जो सर्विस आपकी उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना 18%, सो दिस केस इज नॉट एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो सर प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, तो टर्नओवर ऑफ दोज आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस विच आर एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी ऑफ ऑल दोज इनपुट्स जो हमने परचेज किए रिलेवेंट पीरियड में। क्लियर, सारे इनपुट हम उसमें लेंगे बेटा। क्लियर, प्रोपोर्शन अमाउंट आएगा। अब जो प्रोपोर्शन अमाउंट एलोकेट हुआ है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले गुड्स और सर्विसेज के लिए उसका आईटीसी एलोकेट हो गया, अब उसका जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी आप कम करेंगे उस आईटीसी से बेटा, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी जो होगा दैट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। माहौल सरकार, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कहानी खत्म होती है। अब सेक्शन नंबर 55 सर यूआईएन होल्डर्स, इनको जो रिफंड मिलेगा उसके बारे में बात करिए, किस किस को रिफंड मिलेगा। फर्स्ट, एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, देन एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, देन काउंसलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, रिटेल आउटलेट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सर बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर, सर जो फॉरेन टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो वहां पर उन रिटेल शॉप से जब वो परचेज करेंगे अगेंस्ट फॉरेन करेंसी तो वो जो भी गुड्स परचेज करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे केस में उन गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया, क्लियर सर, उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। ये डिटेल में आगे समझाया हुआ है सर, दैट
रिफंड के लिए एलिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट है एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जो भी स्पेसिफाई कर दिया गया गवर्नमेंट, ऐसे केस में उसको रिफंड मिलेगा। तो ऐसे केस में ध्यान देना सेक्शन 55 में लिखा है इन लोगों ने जितना भी इनवर्ट सप्लाई लिया, इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स पे किया उसका वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। क्वार्टरली रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वो क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 मंथ के अंदर कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इन लोगों ने अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट करी है और इंपोर्ट पे इन्होंने आईजीएसटी पे किया तो उसका भी रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, अब आइए कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जो मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से अमाउंट इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट किए जाते हैं। सबसे पहली बात, एनी अमाउंट ऑफ रिफंड विच इज डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 5, मतलब जो भी रिफंड का अमाउंट बनता है जो इस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, अगर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट तो इस अकाउंट में वो अमाउंट नहीं जाएगा सर, बाकी अमाउंट इसमें जाएंगे। सेकंड, अगर ये जो अमाउंट इस फंड में पड़ा है उसको इन्वेस्ट करके कोई इनकम आती है तो वो भी इसी में जाएगी, क्योंकि वो भी कंज्यूमर का ही पैसा था, तो कंज्यूमर के वेलफेयर में वो फंड का इनकम भी आना चाहिए बेटा। और एनी अदर अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय इट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर, समझे मेरी बात? अच्छा, जो भी अमाउंट इसमें आ रहा है वो देश के कंज्यूमर्स के वेलफेयर में काम आएगा। देश के कंज्यूमर मतलब जो देश को खा गए, देश के नेता लोग। ओके सर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सरकार गवर्नमेंट और द अथॉरिटी विच इज स्पेसिफाइड बाय इट shall maintain the proper and separate accounts and other relevant records in relation to the fund and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed in consultation with C&AG। क्लियर सर, ध्यान दीजिएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान देना बेटा, 60 डेज का टाइम दिया गवर्नमेंट को रिफंड के लिए। अगर आपने 60 डेज तक रिफंड नहीं दिया तो ऐसे केस में 61st डे से दे विल पे यू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जितना अमाउंट रिफंडेबल था उसके लिए। ओके, सेकंड केस, अगर मान लो किसी अपील में आप जीत गए या किसी और प्रोसीडिंग में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या चल रही थी या अपीलेट अथॉरिटी क्या चल रही थी उसमें आप केस जीत गए और उसमें ऑर्डर पास किया उस अथॉरिटी ने कि इसको रिफंड मिलना चाहिए, और उस ऑर्डर पास होने के बाद आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसके भी 60 डेज तक डिपार्टमेंट ने रिफंड नहीं दिया आपको सर, और ध्यान रखना वो ऑर्डर फाइनलिटी पे पहुंच गया, मतलब फाइनलिटी मतलब उस पर फर्दर अपील नहीं हो सकती या फर्दर अपील करने का टाइम निकल गया है। क्लियर, उस अमाउंट की बात कर रहा हूं, सिंस वो अमाउंट फाइनल हो चुका है, अब उसके बाद आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसमें भी 60 डेज का टाइम इन्होंने लगा दिया और उसके बाद भी रिफंड नहीं दिया, तो 61st डे से गवर्नमेंट जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके बाद 61st डे से they will have to pay the interest at the rate of 9% per annum, simple interest number of days के हिसाब से 61st डे से। क्लियर, अच्छा, अमाउंट रिफंड हो गया कब मानेंगे? जब आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया है। इसलिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया थ्रू दिस सर्कुलर कि 45 डेज के अंदर भाई रिफंड ऑर्डर पास कर दो, सैंक्शन ऑर्डर पास कर दो इसका, सो दैट 60 डेज में इसको रिफंड मिल पाए, अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो पाए। ओके, देन सर फॉरेन टूरिस्ट, भाई जो भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में है वो लोग जब इंडिया से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, इस पर सेक्शन 15 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट आपको पता है। तो सर उन्होंने जो भी गुड्स परचेज किया उस पर आईजीएसटी पे किया, जब वो गुड्स लेके इंडिया से बाहर जा रहे होंगे तब कस्टम एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंटरनेशनल पोर्ट पर एक काउंटर बना हुआ है सर, वहां पे वो गुड्स प्रेजेंट करेंगे, ये गुड्स मैं बाहर ले रहा हूँ, इनके इन्वॉइसेस ये रहे, इनके ये परचेज मैंने आईजीएसटी पे किया, उसका उनको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। भारत माता की जय। देन अभी अभी मैंने बताया रिटेल आउटलेट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सर वो लोग जो इमिग्रेशन काउंटर के आगे लोकेटेड है, वो लोग जब इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगेंस्ट फॉरेन करेंसी कोई गुड्स अगर बेचते हैं तो सर आईजीएसटी में नोटिफिकेशन आया हुआ है कि उन गुड्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन सच ऑल दोज गुड्स विच आर सोल्ड ऑन दोज स्टोर्स। क्लियर, टू द इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया से बाहर जा रहा है, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट उन्होंने सेल किया है, हाँ ना, उसको एक्सपोर्ट नहीं बोलते, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब सर उनके सेल पे तो एग्जेम्पशन दे दिया, अब उनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका क्या होगा? तो सर सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दे दिया, नोटिफिकेशन नंबर 31 ऑफ 2019, और यहां बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, ये रिटेल आउटलेट्स को उन गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया, आई रिपीट, उन गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया जो इन्होंने उन इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेचा है, उन गुड्स के परचेज पे जो भी जीएसटी पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। बस ध्यान रखना, इनको कंडीशन क्या है बेटा, ये रिफंड के लिए जब अप्लाई करेंगे तब उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे कि भाई ये रहा वो परचेज इनवॉइस जिसपे मैंने ये टैक्स पे किया, और उस गुड्स का ये रहा सेल इनवॉइस जो मैंने इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेचा है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, जिसपे मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया, जिसपे मैंने कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया कस्टमर से, तो सर उसका मुझे रिफंड दो। इनको मैच करके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, दे विल बी अलाउड द रिफंड। ओके, क्लियर। अच्छा ध्यान रखना, कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात, इनवर्ट सप्लाई जो होगी परचेज पे टैक्स पे क्या होना चाहिए, अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस परचेज क्या होना चाहिए, प्लस जो परचेज इनवॉइस पे इस पे खुद का ऑब्वियसली खुद का नाम, मतलब जो रिटेल आउटलेट है उसका नाम और जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए बेटा। एंड जब वो अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए तब
सेल किया हुआ होना चाहिए वो का वो गुड्स सर अगेंस्ट फॉरेन करेंसी टू इंटरेस्ट टूरिस्ट, ये प्रूव करेंगे उनको रिफंड मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके क्लियर माहौल। अच्छा ध्यान रखना यहां मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि सर सिंस वो एक्सपोर्ट नहीं है उसको एग्जम्प्ट किया गया है, इसलिए अदर इनपुट या अदर इनपुट सर्विस जो उससे कंज्यूम हो गए, जो मतलब वो सेल नहीं कर रहा है, तो उनका कोई क्रेडिट उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो सेल कर रहा है वो एग्जम्प्टेड है, और आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस अगर आपकी एग्जम्प्ट होती तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए सर ध्यान रखना अदर इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा उस पर्सन को, क्योंकि उसकी सेल क्या है एग्जम्प्टेड है, पर उन्हीं गुड्स को जो इसको उसने बेचा है उनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसको रिफंड मिल जाएगा। आइए डिम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन में 147 ने 4 ट्रांजेक्शन को डिफाइन किया है कि दीज 4 ट्रांजेक्शंस विल बी ट्रीटेड एज इफ दोज हैव बीन डिम्ड एक्सपोर्टेड। सर फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। सेकंड कैपिटल गुड्स परचेज किया है किसी पर्सन ने, मतलब कैपिटल गुड्स मैंने सप्लाई किया आपको जिसके पास ईपीसी स्कीम था बेटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम लिया हुआ था। थर्ड सर आपने किसी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को कोई गुड सप्लाई किया तो उसको डिम्ड एक्सपोर्ट माना गया। एंड फोर्थ सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो ऐसे केस में उसको भी डिम्ड एक्सपोर्ट माना है। और डिम्ड एक्सपोर्ट अगर किया तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पे टैक्स लगता है, एग्जाम नहीं है भाई, टैक्स लगता है, सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वहां चॉइस है कि जो टैक्स पे किया उसका रिफंड ले सकता है इधर सप्लायर और रेसिपिएंट, दोनों में से कोई भी रिफंड ले सकता है। अगर रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है सप्लायर को, उसने अपनी पॉकेट से टैक्स पे किया है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट रिफंड के लिए अप्लाई करेगा, पर उसमें डिक्लेरेशन लेगा सप्लायर से कि उसने रिफंड क्लेम नहीं किया है, और सर परचेज पे उसने जो टैक्स पे किया था जिसका उसने आईटीसी लिया उसका वो रिफंड क्लेम कर रहा है बेटा। और सप्लायर अगर रिफंड क्लेम करता है तो सप्लायर पहली बात तो ये कस्टमर से फिर वो टैक्स नहीं लेगा बेटा, एंड खुद की पॉकेट से टैक्स पे करेगा, रिफंड के लिए अप्लाई कर देगा, प्लस रेसिपिएंट से डिक्लेरेशन ले लेगा कि भाई उसने ना तो उस टैक्स का आईटीसी लिया नहीं उसका वो रिफंड क्लेम करेगा। क्लियर, ये सर्कुलर था उसके रिगार्डिंग। आइए देन जीरो रेटेड सप्लाई। सर जीरो रेटेड सप्लाई दो केस है बेटा, सर या तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया या एसीजेड को सप्लाई कर दिया, दोनों केस को जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, दोनों केस में ट्रीटमेंट एक ही है। अब मैं कभी एक्सपोर्ट भी बोल दूं तो समझना जीरो रेटेड सप्लाई की बात कर रहा हूं। ओके, दो ऑप्शन है, या तो आप आईजीएसटी पे करो क्योंकि इट इज कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई, और आईजीएसटी जो पे किया उसी का क्या ले लो आप रिफंड। सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने एक्सपोर्ट करने से पहले ही या जीरो रेटेड सप्लाई करने से पहले ही बॉन्ड या एलयूडी अगर साइन कर दिया तो ऐसे केस में यू कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, फिर भी उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है, इसलिए उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। पर अगर वो आईटीसी काम नहीं है तो यू कैन क्लेम द रिफंड, बट रिफंड ऑफ ओनली एंड ओनली जीएसटी पेड ऑन या आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा पर रिफंड केवल इनपुट और इनपुट सर्विस का ही मिलेगा बेटा। ओके सरकार, अब रिफंड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना कैसे मिलेगा, क्या कैलकुलेशन है, क्योंकि आई एम नॉट 100% एक्सपोर्टर। अब मैं कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं, कुछ गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूं। अच्छा, आउटपुट गुड्स है, आउटपुट सर्विस हो, प्रोविजंस आर सेम। ओके, मैं कुछ एक्सपोर्ट करता हूं, कुछ डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूं, तो वो इनपुट को प्रोपोर्शन करना पड़ेगा इन इनपुट अपोर्शन टू दोज गुड्स और सर्विसेज जो मैंने एक्सपोर्ट किया है। प्रोपोर्शन कैसे करें, सिंपल सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या बेटर वर्ड क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसका जो टर्नओवर है डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। हाँ है ना, इससे जो प्रोपोर्शन आएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच इज एलोकेटेड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सर उसका आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। पर इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन क्या है सर? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है वैल्यू जिस वैल्यू में आपने एक्सपोर्ट किया या एसीजेड को सप्लाई किया ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ एनी आईजीएसटी। क्लियर, अब उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसे, अगर सेम गुड्स अगर डोमेस्टिक मार्केट में या तो आप ही या सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, आपका कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में बेचता, डोमेस्टिक मार्केट में कितने में बेचता, उसका 1.5 टाइम्स, मतलब जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो वैल्यू, या फिर 1.5 टाइम्स अगर सेम वैल्यू सेम गुड्स को अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचते, आप या आपका कॉम्पिटिटर बेचता, तो किस प्राइस में बेचता, उसका 1.5 टाइम्स, विच एवर इज लोअर। क्लियर, उतना अमाउंट हम लेंगे एज वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका लॉजिक मैं लेक्चर में बता चुका हूं आपको। पर हाँ, अगर आप रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B में ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर चुके हो तो उतना टर्नओवर में से ऑब्वियसली हटा देना बेटा। हाँ है ना, डन। तो सर कुल मिला के वैल्यू ऑफ गुड्स जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है वो एक्चुअल वैल्यू या 1.5 टाइम्स ऑफ द सेम गुड्स अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते हैं, विच एवर इज लोअर, इतना आपको वैल्यू लेना है। क्लियर, देन सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का डेफिनेशन क्या बेटा, तीन बातें इसमें ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में मैं आपको पहले बताता हूं समरी क्या उसका, सर्विसेज कंप्लीट भी हो जानी चाहिए
टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में वही सर्विसेज आएगी जिनका सर्विसेज कंप्लीट भी हो गया है प्लस उसका पेमेंट भी रिसीव हो गया तो ही काउंट होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला याद दे रखा है, याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लॉजिक जो बताया उसमें ध्यान रखिएगा। सर जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर क्या है? सर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में टोटल पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड माइनस वो पेमेंट जिसकी सर्विसेज अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, एड वो पेमेंट जो पहले आ गया था पर सर्विसेज करंट पीरियड में कंप्लीट हुई है, तो ये हो गया आपका जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, अब सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो सर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, है ना। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होगा? पहली बात तो सर नीचे एक तरह से इन शॉर्ट आप मानिए टोटल टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर मतलब जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स हमने पढ़ा ना, जिसको हम कंपेयर करते हैं 1.5 टाइम्स द वैल्यू, है ना। तो ऑब्वियसली सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी टर्नओवर जो हम लेंगे जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स का वो वही लेंगे जो हमने ऊपर न्यूमरेटर में लिया है बेटा। क्लियर है? ओके, तो जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया, अदर देन जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमें तो टोटल टर्नओवर देखना है बेटा। क्लियर? तो इससे अच्छा क्या बोल दो, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 112। क्लियर? एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज के लिए अलग से बात करिए, मैं बताता हूं आपको बेटा। तो कुल मिला के टोटल टर्नओवर लेना है, इसमें जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर जो मैंने बताया आपको ऊपर वैसे लेना है 1.5 टाइम से कंपेयर करके। क्लियर? और नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स लेना। क्लियर? प्लस सर्विसेज से टर्नओवर, अच्छा अलग से क्यों बोला सर्विसेज का? क्योंकि सर्विसेज के लिए कितना पेमेंट रिसीव हुआ उसके उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहां पे लिखा सर्विसेज के लिए क्या, टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो हमने ऊपर भी बात करी वैसा, प्लस नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर रेट कर देना बेटा, है ना। क्योंकि जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जितना पेमेंट आया उसके अकॉर्डिंग ही जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर? एक्सक्लूडिंग क्या, टोटल टर्नओवर से क्या एक्सक्लूड करेंगे? एग्जम्प्टेड सप्लाईज। भाई अगर आपने आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस जो डोमेस्टिक मार्केट में बेची है वो एग्जम्प्ट है, तो वहां पे तो आईटीसी अवेल ही नहीं होता ना बेटा, तो उसको टोटल टर्नओवर में इंक्लूड ही नहीं करना है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो इनपुट का आपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया होगा। पर अगर आपने जीरो रेट सप्लाई किया है और वो अगर एग्जम्प्टेड था तो उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं, इसलिए उसको टैक्सेबल में इंक्लूड करना है, उसको तो इंक्लूड रखना है। पर एग्जाम सप्लाई जो आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेची उसको इंक्लूड नहीं करना है टोटल टर्नओवर में भी, क्योंकि उसका आईटीसी मिलता ही नहीं आपको। प्लस ऐसा कोई टर्नओवर जिसपे आप ऑलरेडी सब रूल नंबर 4 या सब रूल नंबर 4B में रिफंड क्लेम कर चुके हो, तो वहां रिफंड ले लिया है क्या, डबल बार देंगे क्या बेटा, टोटल टर्नओवर से हटा दो। और सर हमने ऊपर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स में से भी हटा है, टोटल टर्नओवर से ही हटा देना बेटा। क्लियर? डन, ये आपका हो गया क्या, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी के बारे में आपसे बात कर चुका हूं। टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विच आर अवेल ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, वो हम कंसीडर करेंगे। ओके, क्लियर? माहौल सरकार, अब आप जो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहली बात तो जिस रिफंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतना अमाउंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जैसे डेबिट कर दोगे, मतलब कम कर दोगे बैलेंस। सर फिर रिफंड सैंक्शन हो ना हो बात की बात है बेटा, एक बार तो डेबिट करना आपको। अच्छा, अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सर्कुलर जो इशू हुआ था कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर काउंट करते वक्त जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर वही लेंगे जो हमने न्यूमरेटर में लिया था बेटा। अच्छा, अब कैलकुलेशन किस तरह से होगी रिफंड अमाउंट की, ध्यान देना बेटा। 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आप भले ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आईटीसी का रिफंड ले रहे हो इनपुट का, या जीरो रेट सप्लाई के केस में इनपुट या इनपुट सर्विस दोनों का रिफंड ले रहे हो। क्लियर? सर सिस्टम क्या रहेगा, जो भी आपने फॉर्मूला से रिफंड का अमाउंट निकाला वो आ रहा था मानो 10 लाख रुपए। क्लियर? पर सर जिस टैक्स पीरियड का ये रिफंड क्लेम था रिलेवेंट पीरियड का, उस टैक्स पीरियड के खत्म होने पर उस टैक्स पीरियड का जो आपने टैक्स लायबिलिटी पे किया उसके बाद बैलेंस बचा ही 8 लाख रुपए है। तो सर फॉर्मूला के हिसाब से आ रहा था 10 लाख रुपए, बैलेंस बचा ही कितना वो टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद 8 लाख रुपए। और जरूरत थोड़ा उसी टैक्स पीरियड में रिफंड के लिए अप्लाई करते, 2 साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो आपने 4 महीने बाद रिफंड के लिए अप्लाई किया, जब आपने 4 महीने बाद रिफंड के लिए अप्लाई किया तब आपके पास आईटीसी अकाउंट में बैलेंस कितना था बेटा, 6 लाख रुपए। तो अब आप मुझे बताओ आपको मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, क्या 10 लाख? क्या बैलेंस ही नहीं है भाई उतना, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 6 लाख। या फिर मान लो इस टाइम पे बैलेंस था कितना आपके पास, 9 लाख, तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा सर, 8 लाख रुपए। क्योंकि जिस टैक्स पीरियड में आपने रिफंड का कैलकुलेशन किया है उस टैक्स पीरियड के एंड तक आपके पास रिफंड आईटीसी बैलेंस था ही कितना, 8 लाख, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 8 लाख मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला बना दिया, याद करने की जरूरत नहीं है कि सर जितना फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड बनना था वो, या जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस टैक्स पीरियड के खत्म होने के बाद उसका जो टैक्स आपने पे कर दिया उसके बाद जो आईटीसी बैलेंस बचा है वो, या जब आप जिस टैक्स पीरियड में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस टैक्स पीरियड में आपके पास बैलेंस कितना है आईटीसी का, वो विच एवर इज लोअर, इनमें तीनों में जो कम अमाउंट होगा उसका रिफंड मिलेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 6 लाख, 6 लाख इज द सॉरी इधर लिख देता हूं
6 लाख इज द अमाउंट विच इज रिफंडेबल टू यू। ओके, अब जब रिफंड क्लेम अप्लाई करेंगे, सबसे पहली बात तो ये CGST हो, SGST हो, IGST तीनों को क्लब करके अमाउंट कैलकुलेशन करनी बेटा आपको। ये जो ऊपर मैंने बताया ना 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, ये तीनों को क्लब करके फिर रिफंड का अमाउंट निकलना है। अब रिफंड का अमाउंट आ गया 6 लाख रुपए। अब 6 लाख को कैसे यूज करना है, कौन से हेड से कम होगा, उसके लिए भी सिस्टम दिया है बेटा। सर सबसे पहली बात ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपके पास ITC अकाउंट में बैलेंस जो है वो IGST में भी है, CGST में भी है और SGST में भी है, तो सबसे पहले वो 6 लाख का जो अमाउंट है वो IGST में से कम करेंगे बेटा। और IGST का अकाउंट अगर एग्जॉस्ट हो जाए, उसमें कोई बैलेंस नहीं बचा, तो अब CGST और SGST में से सर जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कम करेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर? पर मान लो जैसे मान लो इसमें 4 लाख का बैलेंस था बेटा, क्लियर? 6 लाख का रिफंड क्लेम करना तो 4 लाख तो इसमें से कम हो जाएगा बेटा, IGST अकाउंट बैलेंस हो गया 0। अब 2 लाख का बैलेंस बचा है जो रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया उसमें से, तो 2 लाख 1 लाख CGST में से कम करेंगे, 1 लाख SGST में से कम करेंगे। पर मान लो SGST अकाउंट में बैलेंस कितना बेटा, 80,000 रुपये, तो सर 1 लाख कैसे कम करेंगे, तो ऐसे केस में 80,000 कम कर देंगे और रिमेनिंग 20,000 CGST में से कम कर देंगे। मतलब CGST और SGST में पहले तो इक्वली आप अमाउंट डेबिट करेंगे, उसके बाद अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर हेड में अमाउंट कम है तो दूसरे हेड में से उतना अमाउंट कम कर देना बेटा। क्लियर? ओके सर 89 सब रूल नंबर 4A कहता है क्या अगर आपने कोई डिम्ड एक्सपोर्ट किया है, आपने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसपे आपने डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लिया हुआ है, आपने उसका ऑलरेडी रिफंड ले लिया, तो आपको अदर इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिल जाएगा अंडर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब आपने बहुत सारी इनपुट सर्विस ली, अब मान लो आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसा लिया जिसमें डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले लिया, अब उसका रिफंड ऑलरेडी ले चुके हो बेटा यार, क्या 2 बार रिफंड लोगे क्या? क्लियर? तो सर ये सब रूल नंबर 4A बोलता है कि अदर इनपुट सर्विस का आप रिफंड ले सकते हो अगर आपने यूज किया इनपुट सर्विस को जीरो रेट सप्लाई के लिए। सब रूल नंबर 4 भी बोलता है अगर आपने ऐसा कोई परचेज किया है जिसपे आपने 0.1% टैक्स पे किया जाता है कंसेशन रेट ऑफ टैक्स, अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में 0.1% पे आप परचेज कर सकते हो। सेकंड, आपने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST या GST कंपनसेशन सेस, सर अगर इंपोर्ट किया है तो EOU ने या एडवांस ऑथराइजेशन में या APCC में, तो आपने जब परचेज पे टैक्स जो है या तो 0.1% पे किया या फिर पे ही नहीं किया, तो सर बाकी का जो बचा हुआ इनपुट सर्विसेज उन पे जो आपने टैक्स पे किया उसका तो रिफंड मिलेगा ना बेटा जीरो रेट सप्लाई में, प्लस ये जो 0.1% आपने टैक्स पे किया हुआ है इसका भी आपको रिफंड मिलेगा इफ दोज इनपुट्स अगर वो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और ITC को आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो बेटा। क्लियर? समझे? अच्छा हाँ, एक बात वो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया और गुड्स इंपोर्ट करने पे आपने केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लिया, IGST का बेनिफिट नहीं लिया, IGST आपने पे किया तो IGST का आपको रिफंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देन रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, रूल नंबर 96 बोलता है सर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उसके पेमेंट उस पे एक्सपोर्ट करने पे आपने IGST पे किया, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपने IGST पे किया उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड। और जो आपने सर शिपिंग बिल फाइल किया, क्या फाइल किया बेटा, शिपिंग बिल, उसमें आपने लिखा होगा कि सर मैंने इस पे टैक्स पे किया है। सेकंड थिंग ध्यान देना बेटा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट फाइल करी, देखो शिपिंग बिल जो आपने फाइल किया ना बेटा, एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट, दैट शिपिंग बिल विल इटसेल्फ बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ IGST, मतलब आपको अलग से रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना। अब देखो बेटा, आपने शिपिंग बिल फाइल किया एक्सपोर्ट के लिए, वही आपका क्या हो गया, रिफंड एप्लीकेशन हो गया, अलग से रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना है। अब क्या होता है बेटा, जब आप GSTR 1 सबमिट करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने जो एक्सपोर्ट किया उस पर IGST पे किया, आपने फर्निश किया होगा, तो वो डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिक कस्टम की वेबसाइट से लिंक हो जाता है। ओके, अब कस्टम पोर्टल वाले क्या चेक करते हैं, जब गुड्स एक्सपोर्ट हुआ तो उसका जो EGM फाइल हुआ होगा, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या डिपार्चर मैनिफेस्ट, उसमें उन गुड्स का नाम लिखा होना चाहिए, वो शिपिंग बिल मेंशन होनी चाहिए, तो वो कंफर्म हो गया कि यस गुड्स एक्सपोर्ट हुए थे और आपने वैलिडली GSTR 3B फाइल किया हुआ है बेटा। 3B फाइल किया मतलब आपने टैक्स पे किया हुआ है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने कंफर्म कर लिया कि यस गुड्स एक्सपोर्ट भी एक्चुअली हुआ है थ्रू EGM और 3B के थ्रू आपने टैक्स पे किया हुआ और 1 के थ्रू वो रिपोर्ट भी हो चुका है बेटा। तो ऐसे केस में वो कस्टम वालों का सिस्टम क्रॉस लिंक कर दिया इन्होंने, वहां पे आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब देखिए बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज अंडर बॉन्ड या LUT, रूल नंबर 96A कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में सर्विसेज के लिए बोल दिया कि सर जो टाइम लिमिट दिया है अंडर फेमा, सुनो बेटा, वो गुड्स के लिए अप्लाई होता है, पर सर्विसेज में यहाँ पे 1 साल का लिमिट दे दिया कि फॉरेन करेंसी रिसीव होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं हुई है तो किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट नहीं मानते, हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में लिखा है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, एक्सेप्ट वो केस जहां पे RBI ने अलाउ किया इंडियन रुपी में, तो वहां INR में पैसा आएगा, चलेगा। तो सर 1 साल के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, प्लस फर्दर एक्सटेंशन अलाउड बाय द ऑफिसर। अगर नहीं आया तो उसके 15 डेज में आप क्या करेंगे बेटा, जो आपने GST पे नहीं किया था अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT, आप वो पे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और गुड्स के केस की अगर मैं बात करूं तो सर जिन गुड्स के लिए आपने बॉन्ड या LUT साइन किया वो 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। कितने महीने में?
3 महीने में, 3 मंथ और फर्दर पीरियड विच में बी अलाउड बाय कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट। जब आपने इनवॉइस इश्यू किया फॉर एक्सपोर्ट का, उसके 3 महीने के अंदर गुड्स क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट। अगर नहीं हुआ तो उसके अगले 15 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सर जो आपने टैक्स पे नहीं किया ऑन एक्सपोर्ट उसका वो टैक्स पेमेंट आपको करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। ओके बच्चों, माहौल सरकार एक और बात ध्यान रखना। अच्छा एक और बात, बॉन्ड या एलयूडी अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सर सब लोगों के लिए एलयूडी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अलाउ कर दिया, पर अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ जिसमें वैल्यू ऑफ टैक्स इवेडेड इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख और सर यू हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब सर्विस टैक्स एक्साइज में या कस्टम में, तो ऐसे केस में लग गए बेटा, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपका एक्सपोर्ट अलाउ होगा। ओके, देन रूल नंबर 96 भी कहता है रिकवरी ऑफ, देखो सर्विसेज के केस में हमने बात कर ली कि 1 साल के अंदर फॉरेन करेंसी आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको जो भी आपने टैक्स पे नहीं किया वो पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। पर गुड्स के केस में तो कुछ लिखा नहीं था बेटा, इसलिए रूल नंबर 96A ने लिख दिया कि अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया और आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया उसका फॉरेन करेंसी रिसीव ही नहीं हुआ, आउट ऑफ इंडिया से पैसा ही नहीं आया, डूब गया बेटा, तो देश को डुबाने में लगे हो बेटा आप लोग। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो टाइम लिमिट अलाउ किया है आरबीआई ने अंडर फेमा प्लस एक्सटेंशन अलाउड बाय फेमा अंडर एक्सटेंशन अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ इंडिया से रिसीव नहीं हुआ, उसके एविडेंस, पेमेंट रिसीव होने के एविडेंस अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, सर बीआरसी क्लोजर आपने नहीं कराया, तो ऐसे केस में जितना आपने बेनिफिट लिया था जीएसटी का, मतलब जितना आपने जीएसटी एग्जम्पशन लिया था विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने एक्सपोर्ट किया, टैक्स पे नहीं किया, तो वो आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अच्छा मान लो आधा कंसिडरेशन है तो आधा आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी, प्रोपोर्शनेट आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। और हाँ, बाद में फ्यूचर में अगर आपको सेल प्रोसीड रियलाइज हो जाती है तो ऐसे केस में जितना सेल प्रोसीड रियलाइज हुआ उसके 3 महीने के अंदर आप उतना प्रोपोर्शनेट वापस से गवर्नमेंट को रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको रिफंड मिल जाएगा। पर ये जो बाद में पैसा है इट शुड बी रिसीव्ड विद इन द टाइम लिमिट विच इज एक्सटेंडेड बाय आरबीआई अंडर फेमा। क्लियर, पक्का बच्चों, डन। एक बात और, अगर मान लो आरबीआई ने कंडीशन वेव ऑफ कर दी ऑन मेरिट्स कि ठीक है पैसा नहीं है तो भी जान दे कोई बात नहीं, तो दिस इज द ओनली केस जहां पे आपका ऑल दो फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं हुआ फिर भी आपका जीएसटी रिकवरी नहीं होगा। ओके, ये यहां पे लिखा है बेटा ये पॉइंट। ओके सरकार, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर जीएसटी, सबसे पहली बात सर कस्टम के अंदर हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी ड्रॉबैक को बहुत अच्छे से। ड्रॉबैक इन रिलेशन टू एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया और आपने एक्सपोर्ट किया, तो इसका मतलब होता है कि रिबेट ऑफ रिफंड, रिबेट मतलब रिफंड ऑफ ड्यूटी टैक्स और सेस विच इज चार्जेबल ऑन एनी इंपोर्टेड गुड्स और एनी डोमेस्टिक इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स। पर हाँ, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉबैक चैप्टर जब आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 74 वहां पे 75 वहां पे लिखा हुआ है अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करी इंडिया में और एक्सपोर्ट किया तो ऐसे केस में केवल कस्टम का ही हम ड्रॉबैक देंगे, जीएसटी का आप जीएसटी वाले रिफंड चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है वहां पे आप रिफंड ले लीजिए। पर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और एच डी एक्सपोर्ट किया तो वहां पे जीएसटी का भी रिफंड मिल जाएगा, और वहां पे अगर आपने ड्रॉबैक दिया है तो यहाँ पे आप रिफंड के लिए अप्लाई मत करना। इंपोर्ट्स बाय एसईजेड, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज अगर इंपोर्ट करिए बाय यूनिट ऑफ एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो वो क्या है, एग्जम्प्टेड है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स अगर वो परचेज करते हैं तो उनको टैक्स पे नहीं करना होता क्योंकि वो जीरो रेट सप्लाई में कवर होता है। इसलिए इंपोर्ट भी क्या कर दिया, गुड्स या सर्विसेज एग्जाम कर दिया सो दैट इनको टैक्स बर्डन नहीं आए। टू प्रमोट एसईजेड गवर्नमेंट ने इस तरह का बेनिफिट दिया हुआ है। इसी के साथ भारत माता की जय। ये पूरे रिफंड की बात भी खत्म होती है। अब आई होप सारी बातें डिटेल में समझ में आई, शानदार वे में समझ में आई। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कई बार, इसलिए अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाते जाओ, बस बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन डू इट। मुझे पता है, मुझे पता है, आपको पता है, और कई बार अगर आपको डाउट होता है, ध्यान रखना आपके पेरेंट्स को पता है कि आप कर सकते हो, और आप ही ऐसे हो जो उनके सपने पूरे करने में लगे हो, और हाँ आप पूरे करके बताओगे। ऑल द बेस्ट, पुट योर 100% माहौल बनाते जाओ। थैंक यू सो मच।